जरूर। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। From the victory at Plassey in 1757 to the हम बात कर रहे हैं 1757 से 1857 के बीच के उस दौर की, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई तो थी व्यापार करने, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की राजनीतिक सत्ता बन बैठी। बिल्कुल। और ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य मतलब कमजोर पड़ रहा था, है ना? हाँ। और कई क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। हाँ, उथल पुथल का माहौल था। बिल्कुल। उसी उथल पुथल के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, आप कहिए, धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तो प्लासी की लड़ाई यानी 1757 से लेकर 1857 के विद्रोह तक का जो ये पूरा समय है, ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रक्षा परीक्षाएं, इन सब के लिए। जी बिल्कुल। तो आज हम इसी दौर के जो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहलू हैं, उन्हें खंगालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि सिर्फ तथ्य न जाने, बल्कि उनका विश्लेषण करें, उनके प्रभाव समझें, ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा के लिए चाहिए होता है। हाँ, और हम कोशिश करेंगे कि जो महत्वपूर्ण नाम है या साल है, जैसे आपने कहा 1757 या 1857, वो बातचीत में कम से कम 2 बार दोहराए जाए ताकि याद रखने में आसानी हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों से। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद कंपनी का दखल कैसे और तेज हुआ, क्या हुआ उसके बाद? देखिए, प्लासी के बाद जो सबसे बड़ा मतलब एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो आया 1764 और 1765। हाँ, ये वो समय है जब इतिहास ने एक बड़ा मोड़ लिया था। और यही वो दौर है, जैसा आपने कहा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि हुकूमत करने लगी। सही। तो चलिए इसी कहानी को आज खोलते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। स्रोत कहते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध वो प्लासी से कहीं ज्यादा अहम था, निर्णायक था। हाँ बिल्कुल। ऐसा क्यों? मतलब क्या सिर्फ इसलिए कि ये खुली जंग थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, प्लासी में तो काफी कुछ पर्दे के पीछे हुआ था। हाँ, वो तो एक तरह की साजिश थी। हाँ, मीर जाफर मिल गए थे। सही कहा। साजिश ज्यादा थी, लड़ाई कम। पर बक्सर वो एक सीधी सैन्य टक्कर थी, आमने सामने की लड़ाई। यहाँ हेक्टर मुनरो थे कंपनी की तरफ से, और दूसरी तरफ 3 बड़ी ताकतें। 3? हाँ। कौन कौन? बंगाल के नवाब मीर कासिम, जिन्हें हटा दिया गया था। फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। अरे, मतलब मुगल सम्राट भी? हाँ, तीनों की मिलीजुली सेना। और इस लड़ाई की वजह, स्रोत तो इशारा करते हैं व्यापारिक टैक्स, वो दस्तक के गलत इस्तेमाल की तरफ, क्या यही जड़ थी? हाँ, काफी हद तक। देखिए, मीर कासिम ने कोशिश की थी कि जो टैक्स फ्री व्यापार का अधिकार, दस्तक, कंपनी को मिला था, उसका गलत इस्तेमाल रुके। अच्छा। उन्होंने किया ये कि सब व्यापारियों पर, भारतीय हो या अंग्रेज, एक जैसा टैक्स लगा दिया। अच्छा। इससे तो कंपनी को नुकसान हुआ होगा। जाहिर है, उनके मुनाफे पर असर पड़ा, वो नाराज हो गए। इसी बात पर पटना में झगड़ा हुआ, फिर लड़ाइयां हुई। कंपनी ने मीर कासिम को हटा दिया। फिर मीर कासिम ने मदद मांगी अवध और मुगल सम्राट से, और बक्सर में हार गए। कंपनी की सेना ज्यादा अनुशासित थी, उनकी रणनीति बेहतर थी, और उनकी जीत बहुत बड़ी थी। इससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का नियंत्रण लगभग पक्का हो गया। और ये सिर्फ सैन्य जीत नहीं थी। सोचिए, मुगल सम्राट और 2 बड़े नवाबों की सेना को हराना, ये कंपनी की राजनीतिक धमक भी थी। तो इसके बाद मीर कासिम का क्या हुआ? वो तो भाग गए शायद। हाँ, मीर कासिम तो भाग निकले। कंपनी ने फिर वही किया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया। और 1765 में जब उनकी मौत हुई, तो उनके बेटे नाजिमुद्दौला को नवाब बनाया। पर ये सब नाम के नवाब थे। मतलब असली ताकत तो पूरी तरह से कंपनी के पास आ गई। बिल्कुल, नवाब बस एक मुहर की तरह रह गए थे। और यहीं पर अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। हाँ, लॉर्ड क्लाइव, वो दूसरी बार गवर्नर बनकर आए थे तब। सही, क्लाइव ने ही ये संधि की। और इसकी सबसे अहम बात थी दीवानी। दीवानी, ये क्या था? 1765 में। 1765? हाँ, 1765, जब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी जी। यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। हाँ, राजस्व वसूलने का अधिकार। और ये एक, आप समझिए, बहुत ही निर्णायक मोड़ था, क्योंकि इससे कंपनी को भारत के जो सबसे अमीर प्रांत थे उस वक्त, उनके विशाल राजस्व पर सीधा कंट्रोल मिल गया। अच्छा,
तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब कंपनी को अपने व्यापार के लिए या यहाँ शासन चलाने के लिए ब्रिटेन से पैसा लाने की जरूरत नहीं रही। एकदम सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। अब वो यहीं के पैसे से मतलब भारतीय राजस्व से ही भारत से माल खरीद कर इंग्लैंड भेज सकती थी। अच्छा, यहीं के पैसे से अपने अधिकारियों को, अपनी सेना को तनख्वाह दे सकती थी, यहीं अपने किले, दफ्तर बना सकती थी। तो यहीं से वो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली बात शुरू हो गई। हाँ, आप कह सकते हैं कि उसकी एक तरह से औपचारिक शुरुआत यहीं से हुई। भारत के धन की इंग्लैंड की ओर जो निकासी हुई, उसका रास्ता यहीं से खुल गया। जाहिर है, जब एक व्यापारिक कंपनी इतनी ताकतवर हो रही थी तो लंदन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसे भी कुछ चिंता हुई होगी। क्या उन्होंने इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ किया? हाँ, बिल्कुल चिंता हुई। कंपनी के जो अधिकारी थे वो यहाँ बहुत अमीर हो रहे थे, भ्रष्टाचार भी था। तो कंपनी की इस बेलगाम ताकत को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कई कानून बनाए। जैसे? पहला जो महत्वपूर्ण कदम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसने पहली बार कोशिश की कि भारत में कंपनी के शासन के लिए एक ढांचा बनाया जाए और इसी एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था शायद। हाँ, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये आप कह सकते हैं और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, ये कैसे? इसके तहत लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। इसका काम था भारत में कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखना। तो इससे हुआ ये कि कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल काफी बढ़ गया। मतलब सरकार सीधे सीधे दखल देने लगी। तो ये दिखाता है कि ब्रिटिश सरकार भी कंपनी के इस बढ़ती ताकत से कह सकते हैं थोड़ी असहज थी। बिल्कुल। और समय समय पर चार्टर एक्ट्स भी आते रहे। हाँ, वो तो हर 20 साल में रिन्यू होते थे शायद। जी हाँ, हर 20 साल में कंपनी का जो चार्टर था उसका नवीनीकरण होता था। इनमें 1813 का चार्टर एक्ट खास है। 1813 का एक्ट। हाँ, उसमें शिक्षा के लिए कुछ था शायद। बिल्कुल, पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। हालांकि वो पैसा कैसे खर्च हो, किस तरह की शिक्षा पर, इस पर बहस फिर बाद तक चलती रही। अच्छा, और इसी एक्ट ने मतलब 1813 के एक्ट ने चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, व्यापारिक एकाधिकार, उसे खत्म कर दिया। मतलब अब दूसरी ब्रिटिश कंपनियां भी आ सकती थी? हाँ, कुछ हद तक। ठीक है। इस दौर में कई गवर्नर जनरल आए जिन्होंने कंपनी की नीतियों को लागू किया। कुछ प्रमुख नाम और उनकी खास नीतियां ये परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने 1773 में। जी। उन्होंने कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। फिर 1784 में सर विलियम जोन्स के साथ मिलकर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में सहयोग दिया। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी, ये तो भारत के इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए बनी थी। जी हाँ, इसने भारत के प्राचीन इतिहास और संस्कृति के अध्ययन को काफी बढ़ावा दिया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनका क्या योगदान रहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से 1793 तक रहे, वो मुख्य रूप से 2 चीजों के लिए जाने जाते हैं। क्या? पहला, 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करना। ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी जिस पर हम बाद में और बात करेंगे। ठीक है। और दूसरा, भारत में सिविल सेवाओं को एक व्यवस्थित रूप देना। इसीलिए उन्हें भारत में सिविल सेवाओं का जनक भी कहते हैं। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली और उनकी सहायक संधि प्रणाली, ये भी काफी सुना है। ये क्या थी? हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1705। इन्होंने भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ाने के लिए सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। कैसे काम करती थी ये संधि? देखिए, इस संधि के तहत जो भारतीय शासक इसे स्वीकार करता था, वो अपनी विदेश नीति मतलब दूसरे राज्यों से या विदेशी ताकतों से संबंध वो कंपनी को सौंप देता था। अच्छा। अपनी सेना भी भंग करनी पड़ती थी या बहुत छोटी रखनी पड़ती थी और अपने राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। और उसका
खर्चा भी वही राजा उठाता था? हाँ बिल्कुल, सेना ब्रिटिश, खर्चा भारतीय राजा का। बदले में कंपनी वादा करती थी कि वो बाहरी आक्रमण से उस राज्य की रक्षा करेगी। तो एक तरह से राज्य की आजादी तो खत्म ही हो गई। बिल्कुल, ये राज्यों की स्वतंत्रता खत्म करने का एक बहुत ही कारगर तरीका साबित हुआ। धीरे धीरे कई राज्य इसके जाल में फंस गए। वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज भी खोला था, अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए। और फिर वो गवर्नर जनरल जिनका नाम सुनते ही विलय और विस्तार की याद आती है, लॉर्ड डलहौजी। हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1848-1856। इनका कार्यकाल ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत तेजी से विस्तार के लिए जाना जाता है। इन्होंने वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली नीति अपनाई थी ना? हाँ बिल्कुल, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे गोद निषेध नीति भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल करके सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसका आधार क्या था? आधार ये था कि अगर किसी शासक का अपना कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका राज्य कंपनी हड़प लेगी। गोद लिए हुए बेटे को उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। और अवध का विलय, वो तो इस नीति से नहीं हुआ था? नहीं, अवध का विलय 1856 में कुशासन का आरोप लगा के किया गया कि वहां का नवाब शासन ठीक से नहीं चला रहा। इन सारी नीतियों ने भारतीय शासकों में बहुत ज्यादा असंतोष पैदा किया और ये 1857 के विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना। तो हम कह सकते हैं कि वेलेस्ली की सहायक संधि एक तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल था, जबकि डलहौजी ने सीधे विलय पर जोर दिया। हाँ, मोटे तौर पर ये कह सकते हैं। लेकिन क्या डलहौजी ने सिर्फ विलय ही किया या कुछ और काम भी किए? नहीं, सिर्फ विलय नहीं, उन्होंने कुछ आधुनिकीकरण के काम भी किए, जैसे भारत में रेलवे की शुरुआत, टेलीग्राफ लाइनें बिछवाना, डाक व्यवस्था को सुधारना। ये सब डलहौजी के समय हुआ। अच्छा, रेलवे और टेलीग्राफ। हाँ। और सैन्य सुधार भी किए, जैसे तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ ले गए, सेना का हेडक्वार्टर शिमला ले जाने की प्रोसेस शुरू की, जो 1865 में पूरी हुई। शिमला, शायद मौसम की वजह से। हाँ शायद। और सेना में अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ाई, नई गोरखा रेजिमेंट बनाई। ये जो सैन्य कदम थे, ये बाद में 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों के बहुत काम आया। विस्तार की बात चल रही है तो आंग्ल नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि का भी जिक्र आता है। हाँ, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 तक। उसके बाद सुगौली की संधि हुई। इससे अंग्रेजों को गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के काफी इलाके मिल गए। अच्छा। और काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तय हुआ। यहीं से गोरखाओं की ब्रिटिश सेना में भर्ती भी बड़े पैमाने पर शुरू हुई। और एक कानून जिसने कहते हैं सामाजिक तनाव बढ़ाया, वो था 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ये क्या था? हाँ, 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, ये भी काफी विवादास्पद था। इसने ये प्रावधान किया कि अगर कोई हिंदू अपना धर्म बदलकर ईसाई बनता है तो भी उसे उसके पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था। पहले के हिंदू कानूनों के अनुसार धर्म परिवर्तन करने पर संपत्ति का अधिकार चला जाता था। तो इस कानून को भारतीय समाज ने अपने धर्म और रीति रिवाजों में सीधा दखल माना और इससे भी असंतोष बढ़ा। समझ गया। तो ये थे कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक बदलाव। चलिए अब जरा आर्थिक मोर्चे पर आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनी राज ने भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का धन निष्कासन सिद्धांत बहुत अहम हो जाता है। निश्चित रूप से दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त जैसे जो शुरुआती राष्ट्रवादी विचारक थे, उन्होंने अपनी किताबों और लेखों से ये बात सामने रखी कि कैसे ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह भारत का धन और संसाधन लगातार ब्रिटेन जा रहा था। किन तरीकों से? कई तरीकों से। जैसे यहाँ जो कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके वेतन, भत्ते, उनकी पेंशन, वो सब भारत के खजाने से जाता था। ब्रिटेन में जो भारत सरकार के दफ्तर थे, उनका खर्च भारत उठाता था। फिर जो व्यापार था, वो भी काफी हद तक एक तरफा था ब्रिटेन के हक में। तो इस सारी निकासी ने भारत को धीरे धीरे गरीब बना दिया। और जमीन पर किसानों की क्या हालत थी? भू राजस्व नीतियां
तो शायद सबसे ज्यादा असर डाल रही थी। स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था, इनमें क्या मुख्य अंतर था? हाँ, भू राजस्व नीतियां किसानों के शोषण का एक मुख्य हथियार बन गई। देखिए, मुख्य रूप से 3 व्यवस्थाएं थीं, लेकिन 2 प्रमुख थीं। एक तो स्थायी बंदोबस्त, जो कॉर्नवालिस ने शुरू की। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू की। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया और उनसे वसूला जाने वाला जो लगान था वो हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया। स्थायी। अच्छा, हमेशा के लिए फिक्स। हाँ, सरकार को एक निश्चित रकम मिलती रहती थी, जमींदार बीच में थे। दूसरी बड़ी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये कहाँ थी? ये दक्षिण और पश्चिम भारत में, जैसे मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई। इसे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जैसे अधिकारियों ने आगे बढ़ाया। इसमें सरकार सीधे किसानों से यानी रैयतों से लगान वसूलती थी, बीच में जमींदार नहीं थे। सुनने में तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था बेहतर लगती है कि सरकार का सीधा संपर्क किसान से है। हाँ, सिद्धांत में शायद ये बेहतर लगे, पर असल में रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की दरें बहुत ज्यादा थीं। कई बार तो उपज का 50% या उससे भी ज्यादा। 50%? जी, और ये दरें स्थायी बंदोबस्त की तरह फिक्स नहीं थीं। सरकार इन्हें समय समय पर बढ़ा सकती थी। अच्छा। और अगर किसान लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जमीन छीन ली जाती थी। फसल खराब हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, लगान में कोई रियायत नहीं थी। तो फिर किसान क्या करता था? नतीजा ये हुआ कि किसान बेचारा साहूकारों के चंगुल में फंसता गया। लगान चुकाने के लिए कर्ज लेता था और फिर वो कर्ज कभी चुका नहीं पाता था। जैसे दक्कन में मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों ने किसानों का बहुत शोषण किया। हाँ, दक्कन के दंगों का एक कारण ये भी था शायद। बिल्कुल। 1864 में जब अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हुआ तो कपास के दाम एकदम गिर गए। भारतीय किसानों को बहुत नुकसान हुआ। ऊपर से 1867 में सरकार ने लगान और बढ़ा दिया। इससे दक्कन के किसानों की हालत और खराब हो गई, जो बाद में दंगों का कारण बनी। तो कुल मिला के खेती और किसान दोनों की कमर टूट गई। हाँ, काफी हद तक। कृषि का वाणिज्यीकरण तो हुआ, मतलब नकदी फसलें उगाई जाने लगी, लेकिन उसका फायदा किसानों को कम, बिचौलियों और कंपनी को ज्यादा मिला। और भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे, खासकर कपड़ा उद्योग, उसका क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट्स का? उनका तो बहुत बुरा हाल हुआ। कंपनी की नीतियों ने भारतीय दस्तकारी और उद्योगों को लगभग खत्म ही कर दिया। इसी को विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। ये कैसे हुआ? देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। वहाँ मशीनों से सस्ता कपड़ा बनने लगा। वो सस्ता कपड़ा भारतीय बाजार में आने लगा। उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम थी, जबकि भारत से जो कपड़ा इंग्लैंड जाता था उस पर भारी ड्यूटी लगा दी गई। तो भारतीय कपड़ा महंगा हो गया और बिकना बंद हो गया। हाँ, नतीजा ये हुआ कि भारत के बुनकर, कारीगर बेकार हो गए। भारत जो कभी दुनिया को कपड़ा निर्यात करता था, वो अब सिर्फ कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजने वाला देश बन गया और वहाँ से तैयार माल मंगाने वाला। तो पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा ही बदल दिया गया। बिल्कुल। हाँ, कुछ आधुनिक उद्योगों की शुरुआत भी हुई इस दौर में। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुई। जैसे 1853 में बम्बई में पहली सूती मिल लगी, कावस जी नाना भाई ने लगाई। अच्छा, 1853 में? हाँ, 1855 में बंगाल के रिसरा में पहली जूट मिल लगी। 1839 में असम चाय कंपनी बनी। लेकिन ये शुरुआत बहुत छोटी और धीमी थी और ज्यादातर उद्योगों पर भी ब्रिटिश पूंजी ही लगी थी। कुल मिलाकर भारत ब्रिटिश साम्राज्य का एक आर्थिक उपनिवेश, इकोनॉमिक कॉलोनी बन गया। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब अगर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी की क्या नीतियां रही? देखिए, शुरुआत में जैसा मैंने पहले कहा, कंपनी ने पारंपरिक शिक्षा को ही चलने दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा खोला। जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला। ये प्राच्य विद्या यानी ओरिएंटल लर्निंग पर फोकस करते थे। लेकिन फिर पश्चिमी शिक्षा पर जोर बढ़ा। हाँ, 1813 के चार्टर एक्ट में जब शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान हुआ तो एक बहस छिड़ गई। प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी। हाँ, ओरिएंटलिस्ट बनाम एंग्लिसिस्ट। प्राच्यवादी चाहते थे कि भारतीय भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को ही बढ़ावा दिया जाए, जबकि आंग्लवादी चाहते थे कि पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया जाए। इसमें कौन जीता? आंग्लवादियों का पलड़ा भारी रहा।
राजा राम मोहन राय जैसे कुछ भारतीय सुधारकों ने भी पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे आधुनिक विचार आएंगे। 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी। और फिर मैकॉले का मिनट आया। हाँ, लॉर्ड मकाले, वो आंग्लवादी विचारधारा के सबसे बड़े समर्थक थे। 1835 में उनके प्रभाव से सरकार ने तय किया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा और उद्देश्य होगा एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रंग और खून से तो भारतीय हो, पर सोच और विचारों से अंग्रेज हो। अच्छा, ये उद्देश्य था। जी। फिर 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया। वुड्स डिस्पैच, इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसमें क्या खास था? इसने एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा पेश की, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक। इसने कहा कि उच्च शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी हो, लेकिन स्कूली शिक्षा स्थानीय भाषाओं में भी दी जाए। महिला शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रोत्साहन देने की बात कही। और यूनिवर्सिटीज? हाँ, इसी वुड्स डिस्पैच की सिफारिश पर 1857 में 1857 में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो शिक्षा नीति धीरे धीरे पश्चिमी मॉडल की तरफ बढ़ती गई। बिल्कुल। शिक्षा के अलावा क्या कंपनी ने समाज सुधार में भी कोई भूमिका निभाई? कुछ कानून वगैरह बनाए? हाँ, कुछ कानून बनाए गए, जैसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये एक बड़ा कदम था। हाँ, बेशक। फिर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जबरदस्त प्रयासों के बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ। इससे विधवाओं को दोबारा शादी करने का कानूनी अधिकार मिला। ये भी महत्वपूर्ण था। जी, लेकिन जैसा हमने पहले बात की थी, इसी साल 1856 में वो धार्मिक योग्यता कानून भी आया था, जिसने धर्म बदलने पर पैतृक संपत्ति का अधिकार बनाए रखा। तो कुछ सुधारवादी कदम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें भारतीय समाज ने अपने मामलों में दखलंदाजी माना। और इसी दौर में कई भारतीय समाज सुधारक भी तो सक्रिय हुए, जो समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत महत्वपूर्ण दौर था भारतीय समाज सुधार आंदोलनों का। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा, छुआछूत और महिलाओं के शोषण के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन चलाया। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी उन्होंने। हाँ, 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और निम्न जातियों और महिलाओं की शिक्षा। उन्होंने गुलामगिरी जैसी कई महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। और उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को सर्वोच्च माना और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। उन्होंने वेदांत दर्शन को दुनिया भर में फैलाया और समाज सेवा पर बहुत बल दिया। उनका राष्ट्रवाद पर भी जोर था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी नाम आता है। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी स्थापना मैडम ब्लोवात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में की थी। बाद में इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में बना। इसने प्राचीन भारतीय धर्मों और दर्शन में रुचि जगाई। एनी बेसेंट बाद में इससे जुड़ी और भारत में बहुत लोकप्रिय हुई। तो ये जानना जरूरी है कि एक तरफ ब्रिटिश नीतियां थीं, दूसरी तरफ भारतीय समाज के भीतर से भी सुधार और बदलाव की कोशिशें हो रही थीं। बिल्कुल। लेकिन क्या कंपनी की नीतियों के खिलाफ सिर्फ असंतोष ही था या बड़े पैमाने पर विद्रोह भी हुए? मेरा मतलब है 1857 से पहले? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा, 1857 का महाविद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। उससे पहले जो पूरे 100 साल थे, 1757 से 1857 तक, देश के अलग अलग हिस्सों में कंपनी राज के खिलाफ सैकड़ों छोटे बड़े किसान और आदिवासी विद्रोह हो चुके थे। अच्छा, सैकड़ों? हाँ, बहुत सारे। ये विद्रोह कंपनी की शोषणकारी आर्थिक नीतियों, भारी लगान, नए नए कानूनों, जंगलों पर आदिवासियों के अधिकारों को छीनने और प्रशासनिक हस्तक्षेपों का नतीजा थे। वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ था। हाँ, सिद्धू और कान्हू का नाम जुड़ा इससे। बिल्कुल। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने जमींदारों, साहूकारों और कंपनी राज के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। इसे बड़ी क्रूरता से दबाया गया।
आंध्र प्रदेश के रंपा इलाके में कोया और कोंडाडोरा आदिवासियों ने 1840 से लेकर 1862 के बीच कई बार विद्रोह किए। मनसबदारों के खिलाफ, पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ, आबकारी कानूनों और उनकी झूम खेती पर रोक लगाने के खिलाफ। पश्चिमी घाट में 1849 से 50 के दौरान कोलियों का विद्रोह हुआ। ये तो हुए आदिवासी विद्रोह। किसानों के विद्रोह के बारे में क्या? किसानों के विद्रोह भी लगातार होते रहे। हालांकि बड़े पैमाने पर संगठित विद्रोह हमें बाद में ज्यादा दिखते हैं, जैसे दक्कन के दंगे 1875 या नील विद्रोह 1859। लेकिन 1857 से पहले भी स्थानीय स्तर पर लगान वसूली के खिलाफ, जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ किसान उठ खड़े होते थे। तो ये सारे विद्रोह क्या दिखाते हैं? ये सब यही दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर कंपनी की नीतियों के प्रति कितना गहरा गुस्सा और असंतोष पनप रहा था। इसी ने 1857 के महाविद्रोह के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी। 1857 ये सिर्फ एक साल का नंबर नहीं है, भारतीय इतिहास में ये एक बड़ा मोड़ था। और ये अचानक नहीं हुआ, है ना? मतलब गुस्सा तो पहले से पनप रहा था। हाँ बिल्कुल, कई सालों से। देखिए, इसके पीछे कई वजहें थी। राजनीतिक थी, आर्थिक थी, सामाजिक, धार्मिक भी। राजनीतिक में जैसे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। लॉर्ड डलहौजी की नीति, मतलब इसके तहत कई राज्यों को, जैसे झांसी, सतारा, नागपुर, इनको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। और सिर्फ दत्तक पुत्र के आधार पर ही नहीं, कई बार कुशासन का बहाना बनाकर भी, जैसे अवध के साथ हुआ। जी हाँ, अवध का विलय तो बहुत विवादास्पद रहा और इससे सिर्फ शासक वर्ग ही नहीं, आम लोग, सिपाही सब प्रभावित हुए। फिर राजा नवाबों का जो अपमान होता था, वो भी एक वजह थी। और आम लोगों पर क्या असर पड़ा था? मतलब किसान, कारीगर? बहुत बुरा। देखिए, लगान बहुत ज्यादा था, किसानों के लिए देना मुश्किल हो रहा था। और उधर ब्रिटेन से जो माल आ रहा था सस्ता, उसने भारत के अपने उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, उसको लगभग खत्म ही कर दिया। हाँ, कारीगर बेकार हो गए। बिल्कुल। तो आर्थिक डिसकंटेंट, मतलब असंतोष बहुत ज्यादा था। और फिर सेना में, सैनिकों में भी तो गुस्सा था। कम वेतन, भेदभाव। जी बिल्कुल, वेतन कम था, प्रमोशन के मौके बहुत कम थे, उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं होता था। और फिर वो धार्मिक मामलों में दखलंदाजी। और वहीं पे वो चर्बी वाले कारतूस का मामला है, वो चिंगारी बना। हाँ, कह सकते हैं कि वो तत्कालिक कारण बना। मतलब बारूद तो इकट्ठा हो ही रहा था सालों से, जैसा हमने बात की। ये नई एनफील्ड राइफल आई थी और उसके कारतूसों पर जो ग्रीस लगी थी, उसको लेकर ये अफवाह फैली, या शायद सच भी था, कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी है और उसे दांत से काटना पड़ता था लोड करने से पहले। हाँ, अब ये हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। ये बर्दाश्त के बाहर हो गया। तो फिर 10 मई 1857 मेरठ, यहीं से शुरुआत हुई। जी, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया, अपने अफसरों पर हमला किया और फिर दिल्ली की तरफ चल पड़े। और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो उस समय काफी बूढ़े हो चुके थे, उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया। हाँ, एक तरह से विद्रोह को एक प्रतीक मिल गया। दिल्ली फिर इस पूरे संग्राम का एक बड़ा केंद्र बन गई। लेकिन ये आग सिर्फ दिल्ली या मेरठ तक सीमित नहीं रही। नहीं, ये तो बहुत तेजी से फैली। कानपुर में नाना साहेब थे, उनके साथ तात्या टोपे, बड़े काबिल सेनापति थे वो। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, उनका नाम तो कौन नहीं जानता। बिल्कुल। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। बरेली में खान बहादुर खान थे। बिहार में आरा के पास कुंवर सिंह, जो काफी उम्र दराज थे, उन्होंने भी मोर्चा संभाला। तो मतलब ये काफी फैला हुआ था, अलग अलग नेता, अलग अलग जगह। हाँ, ये दिखाता है कि असंतोष कितना गहरा और व्यापक था। लेकिन इसमें एक बात और है। क्या? कि एक केंद्रीय नेतृत्व, एक कॉमन स्ट्रेटजी, वो शायद नहीं थी। हर केंद्र की अपनी लड़ाई चल रही थी, तालमेल की कमी थी। हाँ, शायद इसीलिए अंग्रेज इसे दबाने में कामयाब हो गए। मतलब एक एक करके उन्होंने इन सभी केंद्रों को वापस जीत लिया। जी, काफी हद तक ये सही है। उनके पास संसाधन बेहतर थे, कम्युनिकेशन बेहतर था और नेतृत्व भी ज्यादा संगठित था।
विद्रोह को बहुत क्रूरता से दबाया गया। बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो क्या ये पूरी तरह असफल रहा? देखिए, अगर तात्कालिक लक्ष्य देखें अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने का, तो हाँ, वो सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम बहुत बड़े हुए। जैसे? सबसे बड़ा परिणाम तो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया। अच्छा। हाँ, 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया। तो एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव था। जी, और इसके साथ ही अंग्रेजों को भी समझ आया कि अब वो पहले की तरह शासन नहीं कर सकते। उन्हें भारतीयों की भावनाओं का, उनके धर्म का ज्यादा ध्यान रखना होगा। सेना में भी बदलाव किए गए। तो हम कह सकते हैं कि भले ही विद्रोह दबा दिया गया, इसने भारत में एक राष्ट्रीय चेतना की शुरुआत की, एक तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई की नींव रखी। बिल्कुल, इसे अक्सर भारत के संगठित स्वतंत्रता आंदोलन का पहला बड़ा अध्याय माना जाता है। इसने लोगों को ये एहसास दिलाया कि हाँ, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। और जो कुर्बानियां दी गईं, जो नायक उभरे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, वो आगे के आंदोलनों के लिए प्रेरणा बन गए। निश्चित रूप से 1857 की यादें, उसकी कहानियां, वो भारतीय मानस का हिस्सा बन गईं। इसने भविष्य के राष्ट्रवादियों को प्रेरित किया। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 1857 का संग्राम कारण कई थे, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सैनिक। शुरुआत मेरठ से हुई, दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ जैसे कई बड़े केंद्र बने, महत्वपूर्ण नेताओं ने भाग लिया। परिणाम, तात्कालिक असफलता मिली, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ, ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन आया। और सबसे महत्वपूर्ण, इसने राष्ट्रीय भावना को जगाया और भविष्य के स्वतंत्रता संघर्ष की जमीन तैयार की। बिल्कुल। वैसे जो इस विषय में और गहराई से जानना चाहे, उनके लिए कई अच्छी किताबें हैं। जैसे वीर सावरकर की किताब है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। एस.एन. सेन की 1857 भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हाँ, और एक विष्णु भट्ट गोडसे का मराठी में संस्मरण है, माझा प्रवास। वो तो आंखों देखा हाल है जी। तो अगर हम इस पूरी सदी 1757 से 1857 को समेटने की कोशिश करें, तो उसका सार क्या निकलता है? देखिए, सार ये है कि ये दौर सिर्फ विजय या शासन बदलने का नहीं था। ये वो समय था जब भारत को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लाने की, उसे एक उपनिवेश बनाने की नींव डाली गई। राजनीतिक, आर्थिक, हर तरह से। हाँ, हर तरह से। राजनीतिक रूप से देखें तो जो एक बिखरी हुई मुगलवाद की व्यवस्था थी, उसे हटाकर एक केंद्रीयकृत नौकरशाही वाला राज कायम किया गया, जिसका कंट्रोल सीधे लंदन से होता था। और आर्थिक रूप से? आर्थिक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ब्रिटेन के हितों के हिसाब से ढाल दिया गया। भारत कच्चे माल का सप्लायर और ब्रिटेन के बने माल का खरीदार बन गया। इससे यहाँ के पारंपरिक उद्योग तबाह हुए और व्यापक गरीबी फैली। और सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेपों ने, चाहे वो सुधार के नाम पर ही क्यों ना हो, उस असंतोष को और बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों के जो सामाजिक हस्तक्षेप थे, या उनकी शिक्षा नीतियां थीं, या फिर 1856 का वो धार्मिक निर्योग्यता कानून, इन सब ने मिलकर उस व्यापक असंतोष को जन्म दिया, जो आखिरकार 1857 में एक बड़े विस्फोट के रूप में सामने आया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसी दौर में इसी शोषण और अधीनता के अनुभव से कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी पड़े? निश्चित रूप से। हालांकि 1857 के विद्रोह को हम पूरी तरह से आधुनिक अर्थों में राष्ट्रवादी आंदोलन शायद न कह पाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस साझा शोषण, इस विदेशी शासन के खिलाफ जो संघर्ष हुआ, उसी अनुभव ने धीरे धीरे भारतीयों में एक साझा पहचान और एकता की भावना जगाई। इसी ने भविष्य के भारतीय राष्ट्रवाद की नींव रखी। और 1857 के बाद तो फिर कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश ताज का सीधा शासन शुरू हुआ। वो एक अलग अध्याय है। जी हाँ। लेकिन ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक व्यापार करने आई कंपनी ने इतने बड़े और विविधता भरे देश पर कब्जा जमा लिया, और उसकी नीतियों का असर, जैसा आपने कहा, आज भी हमारे वर्तमान को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अपने इतिहास को समझते हैं। चलिए, इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार इस यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। जी जरूर।